Hello dear students, I hope you are very healthy, happy और एक नया सेशन आप स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 11th का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास 11th की मैथमेटिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। माय नेम इज एम.वाई. खान एंड आई विल टीच यू क्लास 11th, क्लास 12th मैथमेटिक्स और इसके बियॉन्ड भी, अगर आप मुझसे आगे भी जुड़े रहेंगे। सो क्लास 11th की जो मैथ्स है वो बैकग्राउंड है, बेसिक है क्लास 12th के लिए। और वैसे भी आप मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप जानते हैं कि जिसमें पुराने फंडामेंटल्स, पुराने कॉन्सेप्ट्स काफ़ी यूज होते हैं। बट 11th क्लास की मैथ्स स्पेशली जो है वो बेस है आगे 12th क्लास की मैथ्स के लिए। बहुत सारे चैप्टर 11th क्लास में ऐसे हैं जिनका बेसिक वर्जन 11th में, फिर एडवांस वर्जन 12th के अंदर है। सो 11th क्लास की मैथ्स के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपको एग्जाम अच्छे से क्रैक करने की? दो तीन बातें यहां पर मैं ऐड करता हूं। सबसे पहले देखिए, आप अपने क्लासेस को रेगुलर बेसिस पर अटेंड करेंगे, होमवर्क को पाइलअप होने नहीं देंगे। मेरा तरीका रहेगा कि मैं क्लास में इंपॉर्टेंट डिफिकल्ट क्वेश्चन कराऊंगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, एनसीईआरटी से कराऊंगा, एनसीईआरटी के बाहर से कराऊंगा। लास्ट 5 इयर्स में क्वेश्चंस किस तरह से पूछे गए हैं डिफरेंट स्कूल्स में, या एक्सपेक्टेड पेपर, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, गैस पेपर, इस तरह से वो क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। और आपके लिए छोड़ूंगा एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जांपल या एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस के वो क्वेश्चंस जिनको मैं करा चुका हूं और उन पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस भी होते हैं। सो कुछ क्वेश्चन जो बहुत ईजी हैं वो आपके लिए मैं होमवर्क के लिए छोड़ूंगा। सो जब हम क्लासेस को करेंगे तो बीच बीच में जो क्वेश्चंस मैं छोड़ रहा हूं, जैसे सॉल्व्ड एग्जांपल छोड़ रहा हूं, एक एक्सरसाइज मैंने स्टार्ट करी, उस एक्सरसाइज को मैंने फिनिश किया, स्टार्ट से फिनिश तक 15 क्वेश्चंस में से मैंने सपोज 12 क्वेश्चंस करा दिए, तो जो बीच के 3 क्वेश्चंस है वो अंडरस्टूड है, वो होमवर्क है। मुझे बार बार कहना नहीं होगा कि बेटा ये क्वेश्चन होमवर्क है और आपको करने। तो जो क्वेश्चन मैं बीच बीच में छुटवाऊंगा वो आपके लिए होमवर्क होंगे। जो एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जांपल होंगे वो भी आपके लिए होमवर्क होंगे। ठीक है, कई बार कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल मैं अपने लेवल पर डिस्कस भी करूंगा और आपके डाउट्स मेरे तक आएंगे, चाहे वो डाउट्स एनसीईआरटी से हों चाहे एनसीईआरटी के बाहर से हों, तो फिर उन डाउट्स को भी हम डिस्कस करेंगे टाइम टू टाइम। टेस्ट सीरीज भी रखेंगे, असाइनमेंट्स भी रखेंगे। सो आपका काम रेगुलर बेसिस पे रहना चाहिए, काम को पाइलअप होने नहीं देना। मैथ्स का सिलेबस अच्छा खासा सिलेबस है, हल्का सिलेबस नहीं है। सो बी सीरियस, और ऐसा बहुत टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है। बट अगर आप रेगुलर बेसिस पे काम करते रहेंगे बेटा, सो फिर आपका जो है आपका कॉन्फिडेंस लेवल धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। सो विद दिस ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। स्टार्ट करते हैं आज पहले टॉपिक के साथ, एनसीईआरटी क्लास 11 का पहला चैप्टर सेट्स के साथ हम स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम सेट्स के साथ। पहला चैप्टर एनसीईआरटी सेट्स, ये फर्स्ट चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 1। ठीक है, सो फर्स्ट चैप्टर, चैप्टर 1 सेट्स के नाम से। किसे कहते हैं सेट? व्हाट इज अ सेट? सेट इज वेल defined collection of objects। सेट क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, चीजों का, ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन। और वो कलेक्शन कैसा होना चाहिए? वेल डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, सो ऐसे कलेक्शन को जो वेल डिफाइंड है, ऐसे कलेक्शन को हम सेट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नंबर ऑफ चेयर्स इन योर क्लासरूम, है ना? तो आपकी क्लासरूम में कितनी चेयर्स हैं आप काउंट करेंगे, आपका दोस्त काउंट करेगा,
कोई थर्ड पर्सन बाहर से आके काउंट करेगा, सबकी काउंटिंग सेम होगी, वो एक सेट है। ठीक है, एक स्कूल की लाइब्रेरी है, आपके स्कूल की लाइब्रेरी है, तो एक सेट है नंबर ऑफ बुक्स इन योर स्कूल लाइब्रेरी। सो स्कूल की लाइब्रेरी में कितने भी बुक्स हैं वो आप काउंट करें, लाइब्रेरियन काउंट करे, कोई थर्ड पर्सन काउंट करे, वो नंबर ऑफ बुक्स और उनके नाम, उनका कलेक्शन सबके लिए सेम ही आएगा। कोई पर्सन डिफर नहीं कर सकता कि भाई इतनी बुक्स हैं, अगर काउंटिंग सबने सही करी है या इतनी बुक्स हैं, तो सबकी काउंटिंग अगर करेक्ट होती है तो सबका आंसर सेम होगा। सो सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन। इसकी डेफिनेशन में ये वेल डिफाइंड जो है, इस वर्ड को जरा हमें समझना पड़ेगा। वेल डिफाइंड कैसे डेफिनेशन को बोलते हैं? वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब क्या है? तो बेटा वेल डिफाइंड ऐसा सेट होता है जिस सेट की डेफिनेशन में कोई कंफ्यूजन ना रहे, नो कंफ्यूजन। कब कंफ्यूजन नहीं रहेगी? अगर सेट की डेफिनेशन में एडजेक्टिव्स यूज नहीं करेंगे। सो नो एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव समझते हैं ना, इंग्लिश में एडजेक्टिव किसको कहते हैं? जो किसी पर्सन नेम, किसी नाउन की क्वालिटी बताते हैं, जैसे ब्यूटीफुल बिल्डिंग, लॉन्ग रोड, इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो ये एडजेक्टिव होते हैं, इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल, लॉन्ग। ठीक है, इन्हें एडजेक्टिव्स कहते हैं। सो अगर हमारी डेफिनेशन में एडजेक्टिव्स नहीं आएंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, और जब एडजेक्टिव्स नहीं आएंगे, कंफ्यूजन नहीं रहेगी, तो वो सेट कैसा हो जाएगा? वेल डिफाइंड। एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं ये कहता हूं आपकी क्लास के 11th क्लास के सारे स्टूडेंट्स का सेट, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। सब लोग आपकी क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं उन्हीं को काउंट करेंगे, सबका आंसर सेम आएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। ठीक है, सो मैंने क्या कहा? सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास। आपकी स्कूल की क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उनका सेट। ठीक है, मैंने एक ऐसे सेट डिफाइन किया। सो अब ये सेट वेल डिफाइंड है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये कैसा सेट है? वेल डिफाइंड है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें मैंने एडजेक्टिव्स यूज नहीं किए। अगर मैं इस सेट में, इसके डेफिनेशन में एडजेक्टिव्स भी इंट्रोड्यूस कर दूं, जैसे मैं बोलूं ऑल द इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। अब जैसे ही मैं इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास में वर्ड इंटेलिजेंट ऐड कर दूंगा, सो अब लोगों की काउंटिंग डिफर कर सकती है, अलग अलग हो सकती है। हो सकता है कोई आपकी क्लास में से 10 स्टूडेंट्स को इंटेलिजेंट स्टूडेंट बोले, हो सकता है कोई 12 बोल दे, हो सकता है कोई 8 ही बोले कि नहीं बस यही 8 मुझे लगता है इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स है। तो सबका आंसर सेम आएगा? अब जरूरी नहीं है। जैसे ही मैंने यहां वर्ड यूज किया इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, तो ये जो वर्ड इंटेलिजेंट आ गया, अब आपका सेट वेल डिफाइंड नहीं है। और अगर ये आपका स्टेटमेंट वेल डिफाइंड नहीं है तो ये फिर सेट भी नहीं है। सो दिस इज नॉट वेल डिफाइंड। ये वेल डिफाइंड नहीं है तो फिर ये सेट भी नहीं है, और ये सेट था। ये नॉट सेट, ये यस सेट। मेरी बात समझ रहे हैं ना? ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज इंडियन क्रिकेट टीम, सपोज उसका एक मैच होने वाला है किसी टीम से। सो इंडियन क्रिकेट टीम के जो 11 प्लेयर्स हैं जो मैच में खेलने वाले हैं, वो लिस्ट आउट हो चुकी है, कौन कौन प्लेयर्स हैं जो इस मैच में खेलेंगे। सो अब अगर मैं बोलूं सेट ऑफ 11 क्रिकेट प्लेयर्स इन द इंडियन टीम, तो सबका आंसर सेम आएगा। सेट वेल डिफाइंड है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई यहां एडजेक्टिव्स नहीं है। ठीक है, अब ये वेल डिफाइंड है, सब वही 11 के 11 नाम बोलेंगे। लेकिन अगर मैं इसमें इंट्रोड्यूस कर दूं सेट ऑफ गुड बैट्समैन इन द इंडियन क्रिकेट टीम, इंडियन क्रिकेट टीम में जो गुड बैट्समैन है उनका सेट,
तो अब गुड बैट्समैन में किसी का आंसर 4 भी हो सकता है, किसी का आंसर 5 भी हो सकता है, किसी का आंसर 3 ही रह जाएगा, हो सकता है। ठीक है, सो ये जो मैंने वर्ड गुड बैट्समैन इस्तेमाल कर लिया, तो गुड आपका एक एडजेक्टिव आ गया, और ये एडजेक्टिव की वजह से अब सेट वेल डिफाइंड नहीं रहा। सो सीधे सीधे लफ्जों में सेट की वेल डेफिनेशन होने के लिए उसमें एडजेक्टिव नहीं होने चाहिए, नो एडजेक्टिव्स। नो एडजेक्टिव्स तो नो कंफ्यूजन, नो कंफ्यूजन तो सेट क्या होगा, वेल डिफाइंड होगा। आई होप इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? चलो ठीक है, आगे बढ़े। सो सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स का, चीजों का वेल डिफाइंड कलेक्शन सेट कहलाता है। ठीक है, अब सेट दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के। ठीक है, इसको मैं इरेज कर दूं, चलो इरेज कर देता हूं। इससे पहले आगे बढ़े, जरा एनसीईआरटी की एक्सरसाइज पे नजर डालते हैं। मैंने लैपटॉप में एनसीईआरटी की आपकी एक्सरसाइज 1.1 खोल रखी है। एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी की। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात रिमाइंड करा दूं आपको, हम जो भी चैप्टर उठाएंगे, हम उस चैप्टर के क्वेश्चन सबसे पहले एनसीईआरटी से करेंगे, फिर हाथ के हाथ उसी चैप्टर के क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर से भी करेंगे। ठीक है, चलो तो अभी एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी टॉपिक हमारा सेट है। तो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, विच आर सेट्स, कौन से सेट्स हैं? और इसमें जो है इसके कई सारे पार्ट्स दे रखे हैं, पार्ट नंबर 1 2 3 4 करके। ठीक है, 5 6 एंड 7, बहुत सारे पार्ट हैं, 6 7 8। चलो, सो ये सारे पार्ट्स 8, इनफैक्ट 9 भी है, 9th पार्ट भी है ना, दे रखे हैं। और पूछा इनमें से कौन सा सेट है, कौन सा सेट नहीं है। तो आइए मैं आपका टाइम थोड़ा बचाता हूं और ये स्क्रीन इनके पार्ट्स की तैयार कर देता हूं। सो बेटा स्क्रीन तैयार है क्वेश्चन की। सो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट क्या कह रहा है? कलेक्शन ऑफ, इसमें मैंने कलेक्शन ऑफ नहीं लिखा, कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। सो पूरे साल में उन सारे मंथ्स का कलेक्शन जिनका नाम किससे आता है? लेटर जे से आता है। तो ये सेट होगा नहीं होगा? हां होगा। क्यों? क्योंकि ये वेल डिफाइंड है, सबको पता है जे से आने वाले कौन कौन से मंथ है। जनवरी ब्लैक कलर से लिख देते हैं। जे से आने वाले कौन से? जनवरी, फरवरी तो नहीं है, मार्च तो नहीं है, अप्रैल नहीं है, मई नहीं है, जून, जुलाई, अगस्त नहीं, सितंबर नहीं, अक्टूबर नहीं, नवंबर नहीं, दिसंबर नहीं। सो ये सेट बन जाएगा। ठीक है, तो सबका आंसर ये 3 महीने आएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई एडजेक्टिव नहीं है, वेल डिफाइंड है। हां वो ये कह देते कलेक्शन ऑफ द मंथ्स विच आर गुड फॉर हेल्थ, या विच इन विच पीपल एंजॉय मोस्ट, तो ऐसा कुछ भी बोलते, या विच इज लाइक मंथ्स विच आर लाइक मोस्ट बाय पीपल, वो महीने जो लोगों को ज्यादा पसंद होते हैं। सो अब ये एडजेक्टिव इंट्रोड्यूस कर दिया और इसका आंसर सबके लिए सेम नहीं रहेगा। ठीक है ना, तो फिर ये इस टाइप का अगर क्वेश्चन बनता है तो वो सेट नहीं माना जाएगा। चलो पार्ट सेकंड की बात करते हैं। पार्ट फर्स्ट हो गया, पार्ट सेकंड 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, उनका कलेक्शन। तो कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड, तो ये जो वर्ड आ गया ना टैलेंटेड, ये एडजेक्टिव आ गया, और एडजेक्टिव आ जाने से अब वो सेट नहीं रहेगा। अब 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स की लिस्ट आपके हिसाब से थोड़ी अलग हो सकती है, मेरे हिसाब से कुछ और हो सकती है, किसी थर्ड पर्सन के हिसाब से कुछ अलग हो सकती है। तो आप सबका आंसर डिफर कर सकता है, ये सेट नहीं है। ठीक है, फिर थर्ड 11 बेस्ट क्रिकेट, अब इसमें भी जो वर्ड आ गया बेस्ट, ये एडजेक्टिव हो गया। सो बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, उसमें आप और मैं और आप जब दोनों
डिस्कस करेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है। सो 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन आपके और मेरे हिसाब से थोड़ा सा डिफर कर सकते हैं, तो ये भी सेट नहीं है। चौथा, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अब ये सेट है, आपकी क्लास में जितने भी बॉयज हैं उनकी काउंटिंग आप करेंगे, कोई और करेगा, सबका आंसर सेम आएगा, वेल डिफाइंड है, सेट है ना। पांचवा, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, 100 से लेस नेचुरल नंबर, 1 से लेकर 99 तक, ये भी सेट है। छठा, कलेक्शन ऑफ ऑल नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। ऑल नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद ने जितनी नॉवेल्स लिखी हैं, सो अपनी लाइफ में उन्होंने अगर 20 नॉवेल लिखी हैं तो आंसर 20 होगा, 21 लिखी है तो 21 होगा, जितने भी लिखी हैं, सो इसका आंसर भी सबके लिए सेम ही होगा, है ना। सातवां पार्ट, कलेक्शन ऑफ इवन इंटीजर्स, सबका आंसर सेम है भाई। इवन इंटीजर्स का कलेक्शन क्या होगा? 0, 2, 4, 6, है ना। और नेगेटिव इंटीजर्स ऐसी इधर -2, -4, -6 एंड सो ऑन, दोनों तरफ, तो सबका कलेक्शन सेम आएगा, है ना। आठवां पार्ट, कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो अब जो चैप्टर हम सेट्स पढ़ रहे हैं, इसमें जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं उन सारी एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस का सेट, तो सब काउंट करेंगे तो सबका आंसर सेम आएगा कि सर सारी एक्सरसाइज में मिलाकर इतने क्वेश्चंस हैं, तो ये सेट वेल डिफाइंड है, ठीक है, ये भी सेट है। और नवा पार्ट क्या कह रहा है? कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स। तो अब इसमें मोस्ट डेंजरस जो आ गया, ये क्या आ गया? एडजेक्टिव आ गया। क्या आ गया? ये एडजेक्टिव आ गया। सो मोस्ट डेंजरस एनिमल्स, अब आपका आंसर बहुत डिफरेंट हो सकता है। कोई चींटी को भी डेंजरस बोल देगा, भाई अगर काट लेती है तो वो तो हाथी को भी मार देगी, नाक में घुस गई, ऐसे कहानियां सुनते हैं ना हम, ठीक है। और कोई ऐसा भी बहादुर हो सकता है जो एलिफेंट को भी डेंजरस ना बोले। सो अब मोस्ट डेंजरस एनिमल्स का कलेक्शन की जब बात करेंगे तो सबका आंसर सेम नहीं होगा। यहां पर मोस्ट डेंजरस एडजेक्टिव आ गया, तो ये सेट नहीं माना जाएगा। आई होप इतनी बात क्लियर। चलो, सो अब आगे बढ़ते हैं। नाउ अब सीखते हैं हम किसी सेट को लिखते कैसे हैं, प्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। तो मैं इसे इरेज करता हूं। मैं कोई भी सेट दो तरह से प्रेजेंट हो सकता है। एक तरीका जिसको हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, और एक दूसरा तरीका जिसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सो अब ये थ्योरी बता रहा हूं मैं, थ्योरी बताने के बाद फिर आगे क्वेश्चंस पर पढ़ूंगा मैं। सो सेट को प्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। दोनों में क्या क्या फर्क है, क्या होती है रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म, इसको जरा समझते हैं। देखो, मैंने कहा एक सेट है जिसको मैंने कैपिटल ए से नाम दिया, और सेट को ऐसे ब्रेसेस में बंद करके लिखते हैं। अ सेट एक सेट है, क्या सेट है? सारे नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। तो क्या सेट बनेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड लेस देन 10। तो लेस देन 10 की बात करी तो 10 इंक्लूड नहीं होगा, है ना। तो लेस देन 10 में 10 इंक्लूड नहीं होगा सर, ठीक है, कॉमा भी नहीं आना चाहिए। चलो, चलिए, सो आई होप क्लियर है। सो ये क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। ये एक सेट है, तो सेट को मैंने कैपिटल लेटर ए नाम दिया है, इसी तरह से हम सेट को नाम देते हैं ABCD, ठीक है। और ये ब्रेसेस कहलाते हैं, और इस ब्रेसेस में हम सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उसके मेंबर्स, तो क्या हैं एलिमेंट्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सेट के मेंबर्स हैं, ये सेट के रेजिडेंट्स हैं, ये सेट में रहते हैं। कौन सा सेट? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। तो ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स का सेट जो 10 से कम है। अगर मैंने सेट को इस तरह से लिखा है जिसमें उसके एलिमेंट्स आपको डिपिक्ट हो रहे हैं, रिप्रेजेंट हो रहे हैं, नजर आ रहे हैं, तो इस तरह से सेट के प्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं? रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोस्टर फॉर्म। तो ये मैंने सेट की रोस्टर फॉर्म लिखी है। कौन सी फॉर्म लिखी है सर? रोस्टर फॉर्म, ठीक है।
अब इसी सेट को लिखने का एक तरीका और भी है, सेट बिल्डर फॉर्म। कैसे लिखता हूं? सेट ए, इस सेट ए में कोई एलिमेंट है x सच दैट, ये जो दो डॉट लगाए ना, इन दो डॉट का क्या मतलब है? सच दैट। ऊपर एक डॉट लगा रहा हूं मैं, हल्का मोटा सा कर देता हूं इसको, है ना। चलो भाई हो जाओ, ठीक है। ये जो डबल डॉट लगाया, तो क्या मतलब है इसका? सच दैट x कोई एलिमेंट है इस तरह से, सच दैट मींस इस तरह से। कैसा? ऐसे कि x कोई एलिमेंट है सच दैट इस तरह से कि उसकी वैल्यू नेचुरल नंबर में से आती है। उसकी वैल्यू कहां से आती है? नेचुरल नंबर में से आती है। तो देखो मैं कैसे लिखूंगा, x बिलोंग्स टू, इसको क्या कहते हैं? बिलोंग्स टू। सेट की थ्योरी में से क्या कहते हैं हम? बिलोंग्स टू। x बिलोंग्स टू n का मतलब है नेचुरल नंबर, ठीक है, कॉमा करके। और अब नेचुरल नंबर तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, अगर मैं यहां तक छोड़ दूं तो आंसर कंप्लीट नहीं है अभी। अगर x नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है तो वो 15 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, 10 लाख भी हो सकता है, सारे के सारे नेचुरल नंबर है। आगे की बात क्या है? और x की वैल्यू कहां से कहां तक है? 1 से 9 तक। तो x नेचुरल नंबर है और उसकी वैल्यू 1 भी हो सकती है, 1 से बड़ी भी, 9 भी हो सकती है, 9 से छोटी भी है। अब आप देख रहे हैं ये सेट ए, ये सेट ए, दोनों सेम ही तो है, लेकिन लिखने का तरीका अलग है। ये जो बाद में लिखा है इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, रेड कलर से सेट बिल्डर फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको? सेट बिल्डर फॉर्म। आपने देखा सेट बिल्डर फॉर्म में मैंने जो सेट लिखा है वो रोस्टर फॉर्म के बराबर ही है, रोस्टर फॉर्म जैसे ही है, ठीक है। लेकिन फर्क क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म में सेट के एलिमेंट्स नजर नहीं आ रहे। यहां सेट बिल्डर फॉर्म में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा, बल्कि सेट बिल्डर फॉर्म में जो एलिमेंट्स है सेट के उनकी कैरेक्टरिस्टिक नजर आ रही है। क्या? कि सर वो नेचुरल होने चाहिए, ये कैरेक्टरिस्टिक हो। सर वो 1 या उससे बड़े हो, ये भी कैरेक्टरिस्टिक है। सर वो 9 या उससे छोटे हो, ये भी कैरेक्टरिस्टिक है। सो बात समझ रहे हैं ना? सो सेट बिल्डर फॉर्म हम जब भी बनाते हैं तो सेट बिल्डर फॉर्म में सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी जाती है। वो कैसे हैं, वो क्या पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, वो नेचुरल नंबर हैं, वो इंटीजर हैं, वो होल नंबर हैं, तो हम इस तरह से लिखते हैं। तो ये मैंने एक सेट ए लिखा रोस्टर फॉर्म में और इसी सेट ए को लिखा सेट बिल्डर फॉर्म में। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। एक सेट बी लिखता हूं मैं रोस्टर फॉर्म में। कौन सा सेट है ये? ये सेट है नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सेट। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, बस ये एक सेट है। तो अब इस सेट के अंदर मैंने एलिमेंट्स लिखे हैं। ये कौन सी फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म। कौन सी फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म, ठीक है। अब इसी सेट को मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखता हूं। मैं इसी सेट को कैसे लिखूंगा? सेट बिल्डर फॉर्म में। सर जी कैसे? एक्स कोई एलिमेंट है सेट में, वो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी और ये भी। सर उसकी कैरेक्टरिस्टिक बताइए। सच दैट, डबल डॉट मैंने यहां मोटा सा लगा लिया, हेलो। सच दैट वो एक्स क्या है? एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर। एक्स क्या है? स्मॉल एन का स्क्वायर। सर ये स्मॉल एन क्या है? स्मॉल एन क्या है? स्मॉल एन बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में से। स्मॉल एन, फिर ये जो सिंबल लिखा है इसका क्या मतलब है? बिलोंग्स टू। कहां से आता है? कैपिटल एन का मतलब क्या है? नेचुरल नंबर के सेट में से आता है। स्मॉल एन कहां से आ रहा है? नेचुरल नंबर में से आ रहा है। तो सर स्मॉल एन नेचुरल नंबर में आ रहा है, वो तो 10 भी हो सकता है। और अगर यहां 10 रख दूं तो 10 का स्क्वायर क्या आएगा? 100, और 100 तो इसमें नहीं है। स्मॉल एन नेचुरल नंबर में से आ रहा है, वो 20 भी हो सकता है। 20 यहां रख दूं, 20 का स्क्वायर 400, 400 तो इसमें नहीं है। तो अभी मेरा आंसर सेट बिल्डर फॉर्म का कंप्लीट नहीं हुआ। मुझे स्मॉल एन कहां से कहां तक लेना है वो लिमिट करना पड़ेगा। आगे और बात, स्मॉल एन की वैल्यू 1
और 5, 1 और 5 हो सकती है और उसके बीच में हो सकती है। क्या हो सकती है स्मॉल n की वैल्यू? 1 भी हो सकती है, इक्वल टू 1, इक्वल टू 5, मोर देन 1, लेस देन 5। आई होप इतनी बात समझ में आ रही है बेटा, कोई थोड़ी सी भी कंफ्यूजन? अब स्मॉल n की वैल्यू 1 और 5 और इसके बीच में क्या क्या हो सकती है, और वो नेचुरल भी होनी चाहिए। तो स्मॉल n की वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी और 5 होगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगी। तो अब रखिए स्मॉल n की वैल्यू 1 रखिए, 1 का स्क्वायर क्या आएगा? 1, ये रहा आंसर। स्मॉल n 2 हो सकता है, 2 रखो, 2 का स्क्वायर क्या आएगा? x की वैल्यू 4 होगी, x 4 एलिमेंट भी है। स्मॉल n की वैल्यू 3 रखो, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25। सो ये बन गई हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। तो अब यहां देख रहे हैं आप सेट बिल्डर फॉर्म में आपने सेट बी की के जो एलिमेंट्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक लिखी है। वो एलिमेंट्स क्या हैं? वो नेचुरल नंबर का स्क्वायर हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक। और कौन से नेचुरल नंबर का स्क्वायर है? वो नेचुरल नंबर जो 1 और 5 और उसके बीच में आ रहे हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है। सो सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर मैं एलिमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक लिखता हूं। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सेट को लिखने के दो तरीके, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म कैसे होते हैं। एक और अभी थर्ड तरीका भी है जिसको मैंने अभी आपसे डिस्कस नहीं किया है, आपसे छुपा रखा है, उस पर आएंगे अभी बाद में। इतनी बात क्लियर हो गई? कोई कंफ्यूजन? चलो इससे पहले आगे बढ़े, इस सिंबल को जरा दोबारा से बताता हूं। इस सिंबल का क्या मतलब होता है? बिलोंग्स टू। बताओ सेट ए में 5 आ रहा है, सेट ए में 5 आ रहा है या नहीं आ रहा? बिलोंग कर रहा है ना? 5 बिलोंग्स टू सेट ए। यस, यस सर, बिल्कुल सर सही कह रहे हैं। 5 सेट ए में बिलोंग कर रहा है। ठीक है। अच्छा, क्या सेट बी में 5 आ रहा है? नो। तो अब मैं कैसे लिखूंगा? 5 डज नॉट बिलोंग टू। देखा आपने मैंने क्या किया? देखा आपने क्या किया? मैंने ये सिंबल जो बिलोंग्स टू था इसको क्रॉस कर दिया, डज नॉट बिलोंग टू बन गया। 5 डज नॉट बिलोंग टू बी, ये भी यस ट्रू है। ये यस का मतलब ट्रू। ठीक है। सो ये सिंबल बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग टू। ठीक है। जब भी ये सिंबल बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग टू लिखते हैं तो उसमें एक बात ध्यान रखनी है, बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग टू, इससे पहले जो कुछ भी हम लिखते हैं वो क्या होता है? एलिमेंट। इसके बाद जो कुछ लिखते हैं वो क्या होता है? सेट। आप देख रहे हैं 5 एक एलिमेंट है, ए एक सेट है। 5 एक एलिमेंट है, बी एक सेट है ना? सो बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग टू सिंबल से पहले जो लिखते हैं वो एलिमेंट होता है, बाद में जो लिखते हैं वो सेट होता है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? चलो आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर से एक्सरसाइज पर वापस आता हूं मैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2। तो इसको रब कर दो बेटा मैं। ठीक है, रब कर देता हूं। क्या कह रहा है क्वेश्चन 2 एक्सरसाइज का? एक सेट ए है 1 2 3 4 5 6। अब करें इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल। ये सिंबल या ये सिंबल, इन दोनों में से एक इंसर्ट करना है। ऑप्शन 1 क्या है? 5 और ए। तो क्या 5 ए में बिलोंग कर रहा है? बोलो। चलो पहले सारी ऑप्शंस लिख देते हैं। ऑप्शन 2 क्या है? 8 ए। ऑप्शन 3 क्या है भाई? 0 ए। ऑप्शन 4 क्या है? 4 ए। ऑप्शन 5, ऑप्शन नहीं, पार्ट 5 सॉरी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5। पार्ट 5 क्या है? 2 ए। एंड पार्ट 6 क्या है? 10 ए। सो अब ये बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग टू, ये बीच में फिल करना है, ब्लैक कलर से फिल करते हैं। सो अब बताओ 5 ए में आ रहा है तो बिलोंग्स टू, 8 ए में आ रहा है
डज नॉट बिलोंग टू। 0a में आ रहा है, डज नॉट बिलोंग टू। 4a में आ रहा है, यस सर बिलोंग्स टू। 2a में आ रहा है, यस सर बिलोंग टू। 10a में नहीं आ रहा, डज नॉट बिलोंग टू। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन 3, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। कुछ सेट्स लिखे सेट बिल्डर फॉर्म में, उनको सेट बिल्डर से रोस्टर में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट इन रोस्टर फॉर्म, है ना। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, ये हम एक एक पार्ट करते हैं। ए एक सेट है, क्या है सर? x such that x is an integer, आई होप साफ साफ स्क्रीन पे नजर आ रहा है ना। x इज एन इंटीजर एंड x की वैल्यू कहां से कहां के बीच में? -3 से बड़ा और 7 से छोटा। ये पहला पार्ट है। ये एक सेट बिल्डर फॉर्म है सेट की। ए एक सेट है, किस तरह से? उसमें कोई एलिमेंट x कैसा है डिफाइन कर रहे हैं, वो इंटीजर है। क्या है वो? इंटीजर। और उसकी वैल्यू -3 से 7 के बीच में आ रही है। सो बेटा इंटीजर हम कहते किसे हैं? पता है ना इंटीजर किसे कहते हैं? सारे नेचुरल नंबर पॉजिटिव और उनके साथ माइनस लगा दो नेगेटिव और 0 भी ऐड कर दो, है ना, उन्हें हम इंटीजर बोलते हैं। सो इंटीजर -3 से बड़ा, तो क्या आंसर होगा इसका? रेड कलर से आंसर लिख रहा हूं। -3 से बड़ा कौन सा इंटीजर होगा? -2, -1, 0। और 7 से छोटा तक जाना है, 1 2 3 4 5 6। आ गया आंसर? ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? कोई कंफ्यूजन? चलो पार्ट 2 क्या कह रहा है? x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। एक सेट B है, x सच दैट x इज नेचुरल नंबर लेस देन 6। 6 से छोटा नेचुरल नंबर। तो बहुत आसान सा सेट हो गया ना। सो 6 से छोटा नेचुरल नंबर क्या होगा भाई? 1 2 3 4 5, बस 6 तो नहीं आएगा ना इसमें। 6 से छोटा बोला है, नेचुरल बोला है तो 0 भी नहीं आ सकता, -1 भी नहीं आ सकता। यह आंसर आ गया इसका, है ना। तो हाथ क्या? तो रोस्टर फॉर्म में रेड कलर से लिखता जा रहा हूं। फिर एक सी सेट है, क्या है? x such that x is a 2-digit नेचुरल नंबर है। x is 2-digit नेचुरल नंबर। x 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है। सच दैट, आगे कंडीशन है, सच दैट, तो यहां लिख रहा हूं मैं साफ साफ सा। सच दैट किस तरह से? सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज 8। सो x एक नेचुरल नंबर है और वो इस तरह से नेचुरल नंबर है कि उसके डिजिट्स का सम 8 होना चाहिए। डिजिट्स का सम क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए। तो अब क्या क्या नेचुरल नंबर होंगे? रोस्टर फॉर्म लिख दें इसकी। डिजिट्स का सम 8 आए, 1 7 17, है ना। तो 17 में जो दो डिजिट हैं 1 और 7, इनका सम क्या आएगा? 8 आएगा। ठीक है, फिर इसको 1 बढ़ा दो, 1 को 1 बढ़ा दो 2 और 7 को 1 कम कर दो 2 6, इनका भी सम 8 आएगा। फिर 2 को 1 बढ़ा दो 3, 6 को 1 कम कर दो 3 5, इनका भी सम 8 आएगा। फिर 1 और बढ़ाओ और इसको 1 और कम करो 4 4, फिर 5 3, फिर 6 2 और फिर 7 1 और आखिर का 8 0।
आई होप स्क्रीन पे साफ साफ नजर आ रहा है ना? ठीक है। सो 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71, 80 ये सारे वो नंबर्स हैं जो 2 डिजिट के भी हैं और इन सारे डिजिट का सम 8 भी है। ठीक है, रोस्टर फॉर्म इजी है। चलो पार्ट फोर्थ की बात करते हैं। सो पार्ट फोर्थ नीचे लिख देता हूं थोड़ा सा। क्या कह रहा है पार्ट फोर्थ? एक डी सेट है x such that x is a prime number, x such that x is a prime number which is divisor of 60। प्राइम नंबर भी है और डिवाइजर ऑफ 60 भी होना चाहिए। 60 को डिवाइड भी कर दे और प्राइम नंबर भी हो। चलो तो अब कैसे रोस्टर फॉर्म लिखेंगे? प्राइम नंबर तो याद है ना, किसे कहते हैं प्राइम नंबर? किसे कहते हैं प्राइम नंबर? याद है ना? प्राइम नंबर वो नंबर जो किसी से डिवाइड नहीं होते, है ना? 1 और अपने आप को छोड़ के, 1 से तो सब डिवाइड हो जाते हैं, अपने आप से भी सारे नंबर डिवाइड हो जाते हैं। सो 1 को छोड़ दो, अपने आप को छोड़ दो, जो नंबर किसी से डिवाइड ना हो। तो सबसे पहला प्राइम नंबर वो 2 है। सबसे पहला प्राइम नंबर क्या है? वो 2 है। ठीक है। सो 2 जो प्राइम नंबर है वो डिवाइड हो जाता है 1 से, तो 1 से तो हम कंसीडर नहीं करते, और 2 अपने आप से भी डिवाइड हो जाता है, उसको भी कंसीडर नहीं करते। और इसके अलावा 2 किसी से डिवाइड नहीं होता। सो 2 जब किसी से डिवाइड नहीं हो रहा इसके अलावा, तो 2 प्राइम नंबर है। 3 भी प्राइम नंबर है। 4 प्राइम नंबर नहीं है, 4 डिवाइड हो जाता है 2 से। 5 प्राइम नंबर है, 6 नहीं है, 7 प्राइम नंबर है ना? चलो तो अब इसकी रोस्टर फॉर्म लिखते हैं। तो 60 को डिवाइड कर दो, प्राइम नंबर भी हो, तो 2 प्राइम नंबर है। 2 60 को डिवाइड कर देता है? हां सर, तो 2 भी आ गया। 3 प्राइम नंबर है, 3 60 को कर देता है? हां सर। 5 प्राइम नंबर है, 5 60 को कर देगा? 5 से भी 5 भी 60 को डिवाइड कर देगा। 7 प्राइम नंबर है, 7 60 को डिवाइड कर देगा? नहीं सर, 60 7 से डिवाइड नहीं होता। ठीक है। इसके बाद अगला प्राइम नंबर कौन सा होता है? 11 60 को डिवाइड कर देगा? नहीं सर। 13 भी नहीं करेगा। ठीक है। और आगे जितने भी प्राइम नंबर आप देखेंगे वो बहुत सारे मिल जाएंगे, जैसे 17 भी प्राइम है, 19 भी प्राइम है, बट 60 को डिवाइड नहीं करेंगे। वो 60 को डिवाइड नहीं करते। समझ रहे ना? तो बस यही प्राइम नंबर हैं जो 60 को डिवाइड करेंगे, और कोई प्राइम नंबर नहीं है। सो आंसर फिनिश ऑफ हो गया हमारा। ठीक है, क्लियर है? 5वें पार्ट पर आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है 5वां पार्ट? एक सेट ई है, सेट ई, एक्स कोई एलिमेंट है सच दैट सेट ऑफ, क्या लिखा है? लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, सेट ऑफ लेटर्स इन ट्रिगोनोमेट्री, इसमें जितने भी लेटर्स हैं ट्रिग्नोमेट्री में उनका सेट। तो अब कैसे बनाएंगे भी इसकी रोस्टर फॉर्म? इसमें टी है, आर है, आई है, जी है, ओ है, एन है, इसमें एन है। अब ओ एन के बाद फिर से ओ आया है, तो अब इस ओ को दोबारा से काउंट नहीं करूंगा। ठीक है, इस ओ को दोबारा से काउंट नहीं करूंगा, छोड़ दूंगा, क्योंकि ओ ले चुका हूं मैं। फिर एम है, एम अभी नहीं लिया। फिर ई है, ई भी नहीं लिया। फिर टी आ चुका, आर आ चुका, दोबारा नहीं लूंगा। उसके बाद वाई। तो आई होप क्लियर हो गया। सो जो एलिमेंट्स एक बार आ जाते हैं, हम एक बार आ जाते हैं तो हम उसको दोबारा नहीं लिखते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स को हम रिपीट करके कभी भी नहीं लिखते। ठीक है, चलो छठा क्वेश्चन क्या है?
छठा पार्ट इसका, एफ एक सेट है सच दैट एक्स कोई एलिमेंट है, इसमें क्या है, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर, सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड बेटर, है ना। ये जो वर्ड बेटर है इसमें जितने भी लेटर्स आ रहे हैं उन सब का सेट। सो भाई इस वर्ड में कितने लेटर्स आ रहे हैं, बी आ रहा है, ई आ रहा है, हेलो कहां दिक्कत है, चलो बी आया, ई आया, टी आ गया, अब एक बार टी और आ रहा है तो अब दोबारा नहीं लिखेंगे, फिर उस टी के बाद ई आ रहा है, ई ले चुका, फिर आर आ रहा है ना। सो ये वो हो गए सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। सो देखा क्वेश्चन 3 हमने कैसे किया, ठीक है, आगे बढ़े। चलो अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इसका उल्टा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 में रोस्टर फॉर्म गिवन है, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना। सो क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट, चलो पहले सारे पार्ट्स लिख देता हूं, 3, 6, 9, 12। दूसरा पार्ट 2, 4, 8, 2, 4, 8, 16, 32, ठीक है। तीसरा पार्ट 5, 25, 125, 625, ठीक है। इसके बाद चौथा पार्ट 2, 4, 6 ... 2, 4, 6 और पांचवा पार्ट क्या है भाई, 1, 4, 9 कहां तक, 100 तक, ठीक है। सो ये 5 क्वेश्चंस, 5 पार्ट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 के ये 5 पार्ट्स साफ साफ नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर। चलो सो अब इनका आंसर मैं रेड कलर से लिख रहा हूं। क्या करना है, क्वेश्चन ये कह रहा है इनकी सेट बिल्डर फॉर्म बताइए। ये रोस्टर फॉर्म तो है ही ना, ऑलरेडी रोस्टर फॉर्म है, हमें क्या बतानी है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म कैसी होती है, अभी मैंने बताया, ऐसी फॉर्म जिसमें हम एलिमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं, है ना। तो चलो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखेंगे भाई, एक्स कोई एलिमेंट है सच दैट, क्या है भाई वो, 3, 6, 9, 12, तो 3 का मल्टीपल है ना, x इज इक्वल टू 3 स्मॉल n, 3 इंटू n, 3 इंटू स्मॉल n। स्मॉल n नेचुरल नंबर में से आ रहा है, स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल n, स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल n का मतलब है स्मॉल n नेचुरल नंबर है। और इस स्मॉल n की वैल्यू क्या है, 1 या 4 या इसके बीच में, 1 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है और इसके बीच में भी हो सकती है। अब स्मॉल n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 3 3, x की वैल्यू 3 आ गई, यहां है। 2 रखेंगे 2 3 6, यहां है। 3 3 9, यहां है। 4 3 12, यहां है। बताओ कोई स्लाइटेस्ट कंफ्यूजन, ठीक है, बात समझ में आ गई बेटा। चलो आगे बढ़े, ठीक है आगे बढ़ते हैं। सेकंड का आंसर सर, x सच दैट, x कोई एलिमेंट है जिसकी वैल्यू क्या है, 2 4 8 16 32। तो बेटा गौर से देखो, ये जो 2 4 8 16 32 है ना, ये 2 के स्क्वायर, 2 की पावर्स में, 2 की पावर 1 2 है, 2 की पावर 2 4 है, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर्स में आ रहे हैं ना। तो मैं लिख सकता हूं x की वैल्यू क्या है, 2 की पावर n। स्मॉल n नेचुरल नंबर है और इसकी वैल्यू 1 से 5 तक है ना, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन। चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड का आंसर, तो थर्ड देखेंगे, ये 5 की पावर बन रहा है, 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, ऐसी है ना पहला वाला। सो x सच दैट, x क्या है, 5 की पावर n, स्मॉल n नेचुरल नंबर है
और स्मॉल n की वैल्यू 1 से लेके 4 के बीच में है। तो अगर स्मॉल n की वैल्यू 1 है तो 5 की पावर 1 5 है, स्मॉल n की वैल्यू 4 है, 5 की पावर 4 625 है। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म समझ में आ रही है। चलो, ऐसी यहां पर x सच दैट x कोई एलिमेंट है और वो क्या है, इवन नंबर 2 4 6 कुछ भी नहीं है, तो मैं ऐसे भी लिख दूंगा x इज ऑल इवन नेचुरल नंबर, तो भी काम चल जाएगा। अगर मैं ऐसे लिख दूं x इज ऑल इवन नेचुरल नंबर, तो भी काम चल जाएगा। और अगर मैं ऐसे लिख दूं x इक्वल टू 2n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो भी काम चल जाएगा। x क्या है, 2n है, स्मॉल n इंटू 2। स्मॉल n नेचुरल नंबर है, अब स्मॉल n नेचुरल नंबर 1 भी हो सकता है, 1 टू द 2 x की वैल्यू 2, स्मॉल n 2 होगा तो 2 टू द 4 x की वैल्यू 4, स्मॉल n 3 होगा 3 टू द 6 x की वैल्यू 6 एंड सो ऑन। ठीक है, चलो यहां पर आगे बढ़ते हैं, पांचवा पार्ट। सो क्या है ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, और चलते चलते 10 का स्क्वायर 100, तो ये नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। तो x सच दैट x की वैल्यू क्या है, n का स्क्वायर। n क्या है, नेचुरल नंबर है, और n की वैल्यू 1 से 10 तक है। 1 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, और 1 से 10 के बीच में कुछ भी हो सकती है। ठीक है, सो आई होप क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4, तो आप देख रहे हैं ये सेट्स की एक्सरसाइज बहुत इजी है ना। अब क्वेश्चन नंबर 5 है वापस सेट बिल्डर को फिर से रोस्टर में कन्वर्ट करने का। क्वेश्चन नंबर 5 सेट बिल्डर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आपके लिए होमवर्क छोड़ दो ये 5वां, या मैं कराऊं? चलो मैं करा देता हूं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। कह रहे हैं लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट, सेट के सारे एलिमेंट्स लिखो, यानी सीधे सीधे लफ्जों में रोस्टर फॉर्म बताओ, है ना। सो पहला पार्ट, इसके सबसे पहले पार्ट लिख लेते हैं। चलो आपका थोड़ा टाइम बचा देता हूं मैं स्क्रीन तैयार करके। स्क्रीन आपके पास तैयार है। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट फर्स्ट क्या कह रहा है, ए एक सेट है, किस तरह से, x उसका एक एलिमेंट है सच दैट x इज ऑड नेचुरल नंबर। x क्या है, ऑड नेचुरल नंबर है। सो अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इसके सारे एलिमेंट्स बताने हैं, यानी सीधे सीधे लफ्जों में इसकी रोस्टर फॉर्म पूछिए। आपसे क्या पूछा, इसकी रोस्टर फॉर्म बताइए। ठीक है, सो क्वेश्चन 5 में रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है सीधे सीधे लफ्जों में। सो ये कौन सी फॉर्म है, सेट बिल्डर, और अब हम लिखेंगे यहां पर रोस्टर फॉर्म, है ना। सो क्या आंसर होगा भाई इसका, ऑड नेचुरल नंबर। सो 1 3 5 7 9, तो ऐसे जब लिख देंगे तो डॉट 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 अंडरस्टूड समझा जाएगा, आपने सारे एलिमेंट लिख दिए। ऑफ कोर्स इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे ना ऑड नेचुरल नंबर, तो सारे तो नहीं लिख सकते ना, तो ऐसे डॉट डॉट करके आपको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, बी पार्ट क्या है, x कोई एलिमेंट है, x इज एन इंटीजर, x एक इंटीजर है और उसकी वैल्यू क्या है, -12 से बड़ी है और 9/2 से छोटी है। -12 से बड़ी और 9/2 से छोटी। सो नंबर लाइन मैं यहां बना रहा हूं 0, यह आएगा -1, तो -12 यहां आना चाहिए ना, फिर ये 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, और 9/2 का क्या मतलब होता है भाई, यहां जो 9/2 लिखा है 4.5, तो 9/2 4 के बाद आएगा ना, 9/2 यहां आ जाएगा। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है, x इंटीजर है, -12 से बड़ा 9/2 से छोटा। सो -12 से बड़ा और 9/2 से छोटा, उसमें कौन से इंटीजर आ गए, 0 1 2 3 4। ठीक है, सो आंसर क्या बना, 0 1 2 3 4। पार्ट सी, x एक इंटीजर है और उसकी वैल्यू
कैसी है कि उसका स्क्वायर 4 या 4 से कम आता है, उसका स्क्वायर 4 या 4 से कम आता है। ठीक है, तो अब इधर देखिए फिर से नंबर लाइन। कौन सी इंटीजर ऐसे होंगे, इंटीजर की बात कर रहे हैं, वो इंटीजर की जिनका स्क्वायर 4 के बराबर आए, 4 से कम आए। सो -2 से पहले, -2 से पहले जो भी इंटीजर होगा वो कौन सा होगा, -3। -3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 9। 9 4 के बराबर भी नहीं है, 4 से छोटा भी नहीं है, तो -3 तो आंसर नहीं हो सकता ना। -2 आंसर होगा इसका पहला। -2 का स्क्वायर क्या होगा, 4। तो -2 का स्क्वायर 4 है, 4 = 4। तो पहला एलिमेंट है -2। उसके बाद -1 होगा, हां सर, -1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 4 से लेस तो है ना, 1 भी आंसर है। इसके बाद अगला इंटीजर 0 है, 0 का स्क्वायर 0, 0 लेस देन 4 तो है, यस सर। फिर अगला इंटीजर 1 है, 1 का स्क्वायर 1। फिर अगला इंटीजर 2 भी होगा, 2 का स्क्वायर 4। फिर अगला इंटीजर 2 के बाद 3 आंसर नहीं होगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 लेस देन 4 नहीं होता, 9 = 4 नहीं होता। बस यही आंसर है। ठीक है, पार्ट 4, डी एक सेट है, एक्स उसमें कोई एलिमेंट है सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। सो लॉयल में जो लेटर्स आ रहे हैं उनका सेट क्या आ रहा है, एल आ रहा है, ओ आ रहा है, वाई आ रहा है, ए आ रहा है। ए के बाद फिर से एल है, एल हम लिख चुके, अब नहीं लिखेंगे बस। सो रोस्टर फॉर्म में हम सेट्स को रिपीट करके कभी भी नहीं लिखते। ठीक है, पार्ट 5, एक्स इज अ मंथ ऑफ द ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। एक्स क्या है, एक्स इज अ मंथ ऑफ द ईयर, ईयर का मंथ, नॉट हैविंग 31 डेज, जिसमें 31 दिन ना हो। सो 31 दिन वाले मंथ को छोड़ दो, बाकी सारे के सारे 31 दिन वाले मंथ जनवरी होता है, छोड़ दो। फरवरी, मार्च 31 दिन होते हैं, छोड़ दो। अप्रैल, मई 31 दिन होते हैं, छोड़ दो। जून, ठीक है, जुलाई 31 दिन होते हैं, अगस्त भी 31 दिन होते हैं, दोनों को छोड़ दो। सितंबर, अक्टूबर के 31 दिन होते हैं, छोड़ दो। नवंबर और दिसंबर के 31 दिन होते हैं, छोड़ दो। तो ये आंसर आपका बन गया। ठीक है, इनमें 31 दिन नहीं होते। चलो अगला क्या है भाई, सेट एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट होते हैं ना, ए से लेके जेड तक, उसमें कॉन्सोनेंट किसको बोलते हैं, वॉवल को छोड़कर जो बचते हैं वो सारे कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। तो एक्स कॉन्सोनेंट है विच प्रिसीड्स के से पहले वाला। सो के लेटर से पहले, प्रिसीड का मतलब पहले आना, के लेटर से पहले आने वाले कॉन्सोनेंट। सो ए आंसर होगा इसका, ए के से तो पहले आ रहा है बट कॉन्सोनेंट नहीं है। दो कंडीशन है, कौन सी दो कंडीशन, कॉन्सोनेंट भी हो, के से पहले भी आता हो, जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा वो लिखेंगे। सो ए के से पहले तो आ रहा है बट कॉन्सोनेंट नहीं है, बी के से पहले भी आ रहा है, कॉन्सोनेंट भी है, सी यस दोनों कंडीशन, डी ई के से पहले तो आ रहा है बट कॉन्सोनेंट नहीं है, वॉवल है, एफ जी एच आई के से पहले आ रहा है बट कॉन्सोनेंट नहीं है, जे के से पहले भी आ रहा है, कॉन्सोनेंट भी है, और के जे के बाद क्या आता है, तो के से पहले की बात करिए, बस ये लास्ट है। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन नंबर 5। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 6, मैच दी फॉलोइंग की आसान सी एक्सरसाइज आपको दे रखी है। एक जगह रोस्टर फॉर्म, एक जगह सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो उनको मैच करना है, आपके लिए छोड़ दूं ये क्वेश्चन, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, और एक्सरसाइज आपकी फिर फिनिश ऑफ हो गई। ठीक है, सो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, क्लियर है। क्वेश्चन 6 एक अकेला क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, जो बहुत आसान सा है। आप देखते ही हंसेंगे, यार ये क्वेश्चन कैसा है, तो बहुत ऐसा लग रहा है 8वीं क्लास का क्वेश्चन है। वो आपके लिए मैंने होमवर्क छोड़ा है, और इस एक्सरसाइज से पहले की जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल है वो भी आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, सो मैंने जो आपसे बात कही है, क्या मैं उसको रिपीट कर रहा हूं,
क्लास को रेगुलर बेसिस पर अटेंड करना है, होमवर्क को पाइल अप होने नहीं देना। बेटा अगर आप जिंदगी में कामयाबी चाहते हो तो आप अपने काम को रेगुलर बेसिस पर करिए। देखिए कंसिस्टेंसी में बहुत पावर होती है। पत्थर पर पानी की एक बूंद टप 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 गिरती रहेगी लगातार कई दिनों तक, तो पानी की एक बूंद में कोई ताकत नहीं है, बट लगातार कई दिनों तक गिरती है तो पत्थर पर भी एक निशान छूट जाती है ना। उसी पत्थर पर आप बाल्टी भर के एकदम से पानी डाल दो एक बार, फिर अगले दिन फिर से डाल दो, बट कंसिस्टेंटली नहीं डाल रहे आप, लगातार पानी नहीं गिर रहा, तो पत्थर पर कोई निशान नहीं पड़ने वाला। तो बेटा कंसिस्टेंसी में बहुत पावर होती है, तो आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है अगर आपको लाइफ में कामयाब होना है। सी यू अगेन, थैंक यू।